Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को स्टडी किया। आज भी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही स्टडी करेंगे और उसके डिफरेंट सैम्पल साइज के साथ उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। A finite population consists of 4 values. एक पॉपुलेशन है जिसमें 4 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? 0, 3, 6 और 9। 4 वैल्यूज हैं और आपने करना क्या है? कैलकुलेट द सैंपल मीन्स फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 3। यानी साइज 3 के आपने सारे पॉसिबल सैंपल्स को ड्रॉ करना है और फिर उनके मीन्स को कैलकुलेट करना है। That can be drawn from this population without replacement। और उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जब एक पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद वो वापस पॉपुलेशन में नहीं जाएगा। सो hence state and verify the relationship between the standard error of x bar and the population standard deviation। ठीक है, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव वे में है। बज़ाहिर लगता है कि इसमें न्यूमेरिकली कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या चीज है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था और उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का मतलब ये है, यू आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा एक्स बार, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है सिग्मा। अब इन दोनों में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है विदाउट पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट के हवाले से, दैट इज सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, एंड उसके बाद फाइनाइट पॉपुलेशन कैरेक्टर आप इसके साथ लिखते हैं एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर रूट। सो आपने स्टेट कर दिया कि एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज वेरीफाई करनी है। एक तो आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है एक्स बार का, और दूसरा आपने ये रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जी, हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एन है, दैट इज 0, 3, 6, 9। स्मॉल एन आपने क्वेश्चन में स्टडी कर लिया था, दैट वाज 3। उसके बाद टोटल सैंपल्स आपको कैलकुलेट करने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक है, इसलिए कैपिटल एन पी स्मॉल एन और कैपिटल एन 4 है, 4p3, इसको आपने कैलकुलेट करना है, वेरीफाई करना है जी। देन क्या होगा जी, इसको सॉल्व करें। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे मैं यहाँ आपको टेक्निक बता रहा हूँ परमुटेशन के हवाले से, परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा नजर, दैट इज 24। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर है 24। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास 24 सैंपल्स जनरेट होंगे। सो ट्री डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैंपल साइज 3 है और पॉपुलेशन के मेंबर्स 4 हैं, तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसको लिखना है। सबसे पहले हम 0 को कंसिडर करेंगे कि अगर फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 हो तो फिर आपके पास सेकंड प्लेस के लिए कौन कौन सी सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं वो गौर से आप देखेंगे। हमारे पास सेकंड प्लेस के लिए जो सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगी वो 0 नहीं होगा, वो होगा 3, 6 और 9, ठीक है। और जब आप 3 और 6, 9 सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर 0 और 3 के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन एग्जिस्ट करती है। देखिए, अगर पॉपुलेशन में 0 भी सिलेक्ट हो गया, 3 भी सिलेक्ट हो गया, तो वो चूंकि पॉपुलेशन में वापस नहीं जा रहा, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी? 6 और 9, जो कि थर्ड एलिमेंट के तौर पर सेलेक्ट हो सकती हैं। इसी तरह 0 और 6 सेलेक्ट हो गए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगी? 0 और 6 के सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 3 और 9, और सेम विद द 9 कि जब आप 0 और 9 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर 2 ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, 3 और 6। देखिए
0 और 9 जब निकल गए, ये 0 है 9 है, तो 3 और 6 आपके पास दो ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगी। ये रेड में लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके माइंड के अंदर हो कि हमने थर्ड प्लेस के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर 0 नहीं लेते, आप 3 ले लेते हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल सैंपल्स, तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स में हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं कि जब 0 होगा तो क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, अगर 3 हो फर्स्ट प्लेस में तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, जब 3 हो गया तो फिर आपके पास ऑप्शंस बचेंगी 0, 6 और 9, एंड देन फिर थर्ड प्लेस के लिए जब 3 और 0 आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी 6 और 9, 3 और 6 के बाद 0 और 9, और फिर 3 और 9 के बाद 0 और 6। जरा गौर कीजिए, इस तरह आपकी एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, अब 0 और 3 को आपने कंसिडर कर लिया। अब जरा देखिए कि अगर फर्स्ट प्लेस के तौर पर आप 6 को कंसिडर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि अगर आप फर्स्ट प्लेस में 6 को कंसिडर करें तो फिर आपके पास सेकंड प्लेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज 0, 3 और 9। 6 नहीं होगा, बाकी तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी। फिर जब 6 और 0 आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास ऑप्शंस बचेंगी थर्ड एलिमेंट के तौर पर 3 और 9। 6 और 3 को सेलेक्ट करने के बाद 0 और 9, और फिर जब 6 और 9 सेलेक्ट कर लिया तो फिर 0 और 3 आपके पास इस तरह ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगी। नाउ फाइनली अगर फर्स्ट प्लेस में आपके पास 9 एज ए फर्स्ट एलिमेंट आता है तो फिर सेकंड प्लेस में आपके पास क्या होगा, आपके पास 0 हो सकता है, आपके पास 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। नाउ अगर 9 और 0 आपने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगी, 3 बच सकती है या 6 हो सकता है। अगर 9 और 3 सेलेक्ट कर लिया है तो फिर 0 आपके पास ऑप्शन हो सकती है थर्ड एलिमेंट के तौर पर, या 6, और इसी तरह आगे चलेंगे। 9 और 6 के सिलेक्शन के बाद 0 और 3 बचेगा आपके पास एज ए थर्ड एलिमेंट। तो चलिए बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इस पर्टिकुलर ट्री डायग्राम से सैंपल्स को जनरेट करते हैं। यहां मैं आपको रिहर्सल के तौर पर लिख रहा हूं कि अगर 0 फर्स्ट प्लेस है तो सेकंड प्लेस क्या आपके पास है, 3, 6 और 9, और फिर जब आप 3 को कंसिडर करते हैं तो फिर आपके पास 3 और 9 बचता है। ठीक है, सो इसी तरह 0 और 6 के बाद आपके पास 3 और 9 एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, यहां पे 3 नहीं होगा, दिस इज 6, और जब 0 और 9 कंसिडर कर लेंगे तो आपके पास 3 और 6 एग्जिस्ट करेगा। सो यहां से ट्री से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, बाकी सैंपल्स जो है वो आप खुद जनरेट करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल यहाँ पुटअप कर रहा हूं। सो देखिए, मार्कर की टिप को देखेंगे, 0, 3, 6 पहला सैंपल, 0, 3, 9 दूसरा सैंपल, फिर उसके बाद 0, 6, 3, 0, 6, 9, फिर 0, 9, 3 एंड 0, 9, 6। इस तरह आपके पास सैंपल्स जनरेट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद सैंपल्स होंगे और उनका मीन यानी x बार। सिमिलरली फिर अगेन यहां पर हम कर लेते हैं सीरियल नंबर, चूंकि 12 तक यहां पे था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये 24 वही नंबर है जो हमने ऑल पॉसिबल सैंपल्स के अंदर लिखा था जब फॉर्मूला पुटअप किया था। नेक्स्ट है आपके पास सैंपल्स एंड देन मीन फॉर ईच सैंपल। अब आगे चलेंगे, सैंपल्स जनरेट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको, 0, 3,
6 0 3 9, फिर 0 6 3 0 6 9, फिर उसके बाद है जी 0 9 3 एंड 0 9 6। सेम पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब आप 3 को सेलेक्ट करेंगे। 3 यहां पर आप जनरेट कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम्स माइंड के अंदर आपके कम से कम हो। जब 3 की ऑप्शन आएगी तो सेकंड प्लेस में 0 होगा, 6 होगा और 9 होगा। देन आपके पास यहाँ 6 होगा, ये 9 होगा, फिर 0 और 9, देन 0 एंड 6। सो देखिए 3 0 6 3 0 9 3 6 0 3 6 9 and then 3 9 0 and 3 9 6। इस तरह आपके सैंपल्स कंप्लीट हो गए 12 तक, और साथ ही हम इनका मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए उसी तरह 0 + 3 + 6, तो 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह 4 हो जाएगा, 3 5 4 3 4 3 6 4 एंड 6। सैंपल मीन्स कैलकुलेट कर लिए। आगे फर्दर देखिए कि अगर 6 हो, यहां पर रफ स्केच बन रहा है। पिछले बोर्ड पर मैंने इसको बड़ा नीटली आपको बताया था कि किस तरह जनरेट होगा। So 6 0 3 6 0 9 6 3 0 6 3 9 6 9 0 6 9 3। इस तरह 6 से आपके सैंपल्स कंप्लीट हो गए। अब लास्ट आपके पास है जी 9। तो जब 9 आपके पास ऑप्शन है तो फिर 0 3 और 6 सेकंड ऑप्शन होगी, then 3 6, then 0 6, then 0 3। इस तरह आपके सैंपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। 9 0 3 9 0 6, फिर 9 3 0 9 3 6 9 6 0 एंड 9 6 3। इस तरह कंप्लीट हो गए आपके 24 सैंपल्स। अब इनका मीन्स कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरह। 6 + 0 + 3 डिवाइड बाय 3 इज 3, then 5, then 3, then 6, then 5, then 6, then 4 5 4, then 6 5 and finally 6। इस तरह मीन्स भी कंप्लीट हो गए। हर सैंपल के लिए आपने सैंपल मीन कैलकुलेट कर लिया। अब इन सैंपल मीन्स को यूज करेंगे और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को जनरेट करेंगे। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन मीन्स को यूज करके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट करते हैं। सैंपल मीन्स की वैल्यूज को मैंने यहां पे लिख दिया। जो अभी लास्ट बोर्ड पर हमने हर सैंपल से मीन्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, वो मीन की वैल्यूज यहां लिस्ट कर दी गई हैं। अब फर्दर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन।
यानी आपको x बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है और वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आप लिस्ट आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू को और मैक्सिमम वैल्यू तक मूव करेंगे। तो देखिए ज़रा ये कौन सी वैल्यूज़ हैं जी। सबसे पहले है 3 आपके पास मिनिमम वैल्यू, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद आपके पास 6। ये 4 वैल्यूज़ जनरेट होंगी अकॉर्डिंग टू द x बार यानी मीन्स 3, 4, 5, 6। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी टैली बार्स। देन आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार एंड x बार इंटू p ऑफ x बार। अच्छा जी, x बार इंटू p ऑफ x बार के बाद नेक्स्ट कॉलम होगा x बार स्क्वायर इंटू p ऑफ x बार। सो देखिए ज़रा कैलकुलेशंस को देखेंगे। पहले 3 की टैली बार्स हम जनरेट कर लेते हैं। 3 कितने टाइम्स है हमारे पास डेटा में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है जी। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी भी 6 हो गई। देन 4 की बारी है। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये भी 6 टाइम्स है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इत्तेफाक से ये भी 6 टाइम्स आ रही है तो 6 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड आई होप के 6 भी 6 टाइम्स ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इट्स कोइंसिडेंस। ये आपने याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसीज आपके पास एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आए, जो कि आप लास्ट कुछ लेक्चर्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा। सो ये एग्जैक्ट 6 नहीं होता। सो 6, 6, 6 एंड 6 इसको ऐड करेंगे तो इट इज 24 और आपके यही नंबर ऑफ सैंपल्स हैं जो कि कंफर्म हो गए यहां से। ठीक है जी। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार कैलकुलेट करना है आपको। दैट इज इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। इट इज 6 डिवाइडेड बाय 24, then 6 divided by 24, then 6 divided by 24 and 6 divided by 24. Now next है जी आपके पास आपको इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ x बार को प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 आर 18 by 24, then 4 6 आर 24 by 24, then 5 6 आर 30 by 24 and 6 6 are 36 by 24. नेक्स्ट कॉलम क्या है जी? x बार के स्क्वायर को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार से मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बाय 24 आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96 बाय 24 आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 150 बाय 24। देन 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 216 डिवाइड बाय 24। अब आपने इन कॉलम्स को ऐड कर लेना है। तो आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, मैं अपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करता हूं, आप वेरीफाई कीजिए। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36 इट इज 108 डिवाइडेड बाय 24। सो नेक्स्ट आपके पास 54
plus 96 plus 150 plus 216. तो it is 516 divided by 24. इस तरह हमने सम्स को कैलकुलेट कर लिया है. x बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का सम भी कैलकुलेट हो गया है और x बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार का सम भी कैलकुलेट हो गया. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सम्स को यूज करके अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं. जी, रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है हमने. उससे पहले कुछ कैलकुलेशंस होंगी. सबसे पहले हम म्यू एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे. दैट इज सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार और इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था 108 डिवाइडेड बाय 24. सो देखिए 108 डिवाइडेड बाय 24, इसका आंसर है 4.5. फिर उसके बाद आपको म्यू को कैलकुलेट करना है. दैट इज सिग्मा एक्स ओवर एन. तो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स थे उनको प्लस करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड करेंगे. तो देखिए आंसर क्या आता है जी. इट इज ऑल्सो 4.5. देन आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार. इट इज सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर. सो देखिए ये भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है पिछले बोर्ड पर. 516 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4.5 स्क्वायर. सो 516 डिवाइडेड बाय 24 और आपने माइनस कर देना है 4.5 के स्क्वायर को. सो इट वुड बी 1.25. और चूंकि आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है सो सिग्मा एक्स बार क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.25. दैट इज 1.1180. ठीक है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने लिखा था. राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर निकालना है. दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू होल स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. प्लेस अगर आगे पीछे हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एडिशन हो रही है. डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4.5 स्क्वायर. सो यहां पर भी देख लीजिए 0 प्लस 9 plus 36 plus 81 is 126 divided by 4. It is 31.5 minus 4.5 square. It is 20.25. So finally आपके पास क्या आंसर आएगा, 31.5 minus 20.25, it is 11.25. और चूंकि इसका भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए पॉपुलेशन का, सो स्क्वायर रूट ऑफ 11.25 is equals to 3.3541. ठीक है, अब राइट हैंड साइड को कंप्लीट करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमें मिल चुका हुआ है जो कि मैंने यहां पर टिक मार्क किया. तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, यहां पर स्पेस को यूटिलाइज करेंगे. सिग्मा ओवर एन अंडर रूट टाइम्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1. सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या है, 3.3541 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन की वैल्यू आपको पता है 4 है, सैंपल साइज एन स्मॉल एन की वैल्यू 3 है, देन 4 माइनस 1 इसका भी स्क्वायर रूट है. सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे. It is 4 minus 3, 1 divided by 3.
तो 1 डिवाइड बाय 3 का मतलब है 1 बाय 3 स्क्वायर रूट। सो आंसर फाइनली जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे 3.3541, इट इज 1.1180। सो आप कह सकते हो hence verified that, क्या चीज वेरीफाई हुई है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है सिग्मा एक्स बार, इसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं हम, दैट इज सिग्मा ओवर एन अंडर रूट टाइम्स एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 स्क्वायर रूट। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आंसर आ रहा है दोनों का 1.1180 है। जरा गौर से देखिए, ये आपने राइट हैंड साइड सॉल्व की है और ये आपके पास यहां पर लेफ्ट साइड थी, और उसका आंसर ये वाला और ये आंसर, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि किस तरह आपने अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।